गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी बुक संस्कृत व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाएंगे। बच्चों, ये पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना सभी भाषा के रूप हैं। जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये सभी क्या हैं? भाषा के रूप हैं। और इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम आपसे कुछ बातें करेंगे, आप उसमें हमारा सहयोग करेंगे या अपने विचार हमें देंगे, तो ये क्या हुआ? हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट करके सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमें अपनी कुछ बात कहनी होती है तो हम उसको बोलकर, लिखकर या संकेत से किसी भी तरह से उसको कहते हैं। इसी तरह से विचारों को प्रकट करने के अन्य भी साधन हैं। विशेष प्रकार की ध्वनि या संकेत, या जैसे एक छोटा बच्चा हंसकर या रोकर अपने जो है अपने विचार को प्रकट करता है। हंस रहा है यानी उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, और रो रहा है यानी अर्थात वो कष्ट में है। इस तरह से कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो किसी आवाज़ या संकेत से अपनी बात को प्रकट करने की कोशिश करता है। इस तरह से रोना, हंसना या कोई भी चीज़ शब्द संकेत के रूप में कहना, ये सब क्या है? भाषा। इस तरह से आप भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा वह सशक्त उपाय है। भाषा वह सशक्त उपाय है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। अब आइए अगला, ये है प्रमुख भाषाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न राज्यों से मिलकर बना है। भारत की भाषाओं में संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम एवं प्रमुख भाषा है। इसके अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाएं संस्कृत भाषा से ही जन्मी हैं। लिपि। अब लिपि क्या है? भाषा को जिन वर्णों या अक्षरों के रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को जिन वर्णों और अक्षरों के रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती हैं। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी तथा जर्मनी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की लिपि रोमन कही जाती है। अब है भाषा के रूप। भाषा कितने तरह की होती है? तो भाषा को लिखकर या बोलकर विचारों को प्रकट किया जाता है। अतः भाषा के दो रूप हो गए, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा क्या है? जब मनुष्य किसी विशेष लिपि में लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है अथवा दूसरे के विचारों को पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप है। मौखिक, मौखिक मतलब ओरल। बातचीत में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा के दो रूप हुए, एक लिखित और दूसरा मौखिक। अब आइए हम समझें कि व्याकरण क्या है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ नियम भी होंगे। प्रत्येक भाषा के अपने नियम हैं। किसी भी भाषा समाज के अधिकांश लोग या शिष्ट वर्ग भाषा के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसी को व्याकरणिक आधार मानकर उस भाषा के व्याकरण की रचना करता है। यही रचना अर्थात नियमों को व्यवस्थित रखना
तथा मुखानुमुख कराने का दायित्व उस भाषा के व्याकरण का होता है। इस तरह से भाषा के सभी नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। क्या हुई व्याकरण की परिभाषा? भाषा के सभी नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं। व्याकरण हमें जिस भाषिक व्यवस्था का ज्ञान कराता है उसके मुख्य 4 स्तर होते हैं। क्या कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब पहले सबसे पढ़िए वर्ण विचार। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। किसे वर्ण कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। शब्द विचार। इस भाग में वर्णों से शब्द के रूप, लिंग और वचनों के साथ साथ धातुओं के पुरुष एवं लकारों आदि का ज्ञान होता है। शब्द विचार में कोई भी शब्द, उसका रूप, लिंग और वचन, इसके साथ यदि कोई और वो शब्द है तो उसकी धातु, पुरुष एवं लकारों का भी ज्ञान होता है। अब है पद विचार। संस्कृत में परसर्ग का प्रयोग अलग न होकर ये प्रत्यय की तरह मूल शब्द से जुड़ जाते हैं। इसके परसर्गों का हिंदी की तरह गणना नहीं की जाती है। अतः पद व्यवस्था के परिवर्तित होने पर यद्यपि व्यवस्था नहीं बिगड़ती तथापि ये पूर्ण रूप से सही भी नहीं है। च, वा आदि अविकारी शब्द अपवाद हैं। संस्कृत में उसकी अपनी पद व्यवस्था है। वाक्य विचार। इसमें शब्दों के मेल से वाक्य, उनके भेद, विराम चिन्ह तथा निबंध पत्र आदि की रचना की जाती है। अतः हम कह सकते हैं इन सब की प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि का ज्ञान व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, आपने आज व्याकरण के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे पहले आपने भाषा जाना कि भाषा किसे कहते हैं, फिर हमारी प्रमुख भाषाएं क्या हैं, लिपि के बारे में जाना, फिर भाषा के रूप कौन कौन से हैं, लिखित और मौखिक। उसके बाद व्याकरण हमने जाना और व्याकरण किसे कहते हैं ये हमने जाना। अब है व्याकरण के अंग जिसमें आपने वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार के बारे में जाना। अब बच्चों, इस तरह से ये पाठ अब समाप्त होता है। अब आपको इसमें कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। इसको बहुत ध्यान से आपको ये पाठ पढ़ना होगा। इस एक्सरसाइज को या अभ्यास को करने के लिए आपको सबसे पहले पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और फिर इनके उत्तर लिखने होंगे। इस तरह से आप ये कार्य इसको पूरा करिए और हम आपको अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।